वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, अभी हम लोग बिहार APO के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट माइनर एक्ट का क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माइनर एक्ट के बनाए थे उसका वीडियो पोस्ट किया था, उन सारे टॉपिक्स को पढ़ा रहा है। और अगर आप बिहार APO मेंस दे रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। CLC के साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर आप नहीं दे रहे हैं बिहार APO मेंस तो आपका कोई दोस्त, जूनियर, सीनियर कोई भी अगर वो दे रहे हैं तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि हम लोग माइनर एक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन कर आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। ये क्रूएल्टी से रिलेटेड है। 498A हम लोगों को पढ़ना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 227 जो फ्रेम किया गया है, ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है कि 498A के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत आइडिया आर्टिकल 20 क्लॉज 2 सेक्शन 300 CRPC ऑटोफेस एक्यूट एंड ऑटोफेस कन्विक्ट और इन सारे चीज़ों का। और अवनीश कुमार बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही लीडिंग केस है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो और ये कैसे है, पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक हम लोग कर लें। सबसे पहले, कैन ए मैन बी प्रोसिक्यूटेड साइमल्टेनियसली अंडर सेक्शन 498A IPC एंड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट? तो इसका आंसर होगा यस, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। मैं इसको हाईलाइट कर दूं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रूएल्टी। तो देखिए, मैं हमेशा आपसे बार बार यही अपील करता हूं कि आप जब भी मेंस में आंसर करें तो आपसे मीनिंग ऑफ क्रूएल्टी पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। तो आपको ज्यादातर फोकस करना है मीनिंग ऑफ क्रूएल्टी पर। तो अगर 2-3 बार आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो उसका प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे। और डिस्कस द गाइडलाइंस इशूड बाय अपेक्स कोर्ट। तो ये क्वेश्चन है, फोस्टर सिस्टर ऑफ हस्बैंड कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 498A IPC और नॉट? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 498A IPC देखते हैं क्या कहता है वो। तो हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी। तो आइदर हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव, जैसे ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, लाइक ये जो रिलेशंस हैं हस्बैंड के, तो वो अगर किसी वुमेन को सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएल्टी, तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है। अमूमन कभी कभी एक गलत सी धारणा बन जाती है कि क्रूएल्टी का केस 7 इयर्स तक ही होता है। ऐसा नहीं है, एट एनी टाइम आफ्टर मैरिज। तो ये सेक्शन लिखा हुआ, whoever being the husband or the relative of husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो इसमें फाइन पार्ट इज कंपलसरी है और क्रूएल्टी के मीनिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्रूएल्टी का जो मीनिंग है, मैं बार बार आपको कहता, आजकल थोड़ा सा आप ऐसे देखेंगे बच्चे लोग, अरे उसका नोट्स ले लो, नोट्स के पीछे भागते रहते हैं। बेशक वो नोट्स आपके लिए वेस्टेज हो, कूड़ा हो, किसी काम का ना हो, लेकिन नोट्स के पीछे भागना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या फैशन या कोई मजबूरी। या देखिए, नोट्स के पीछे भागने का जो बच्चे लोग, जस्ट मैं अपना व्यक्तिगत विचार शेयर कर रहा हूँ आपसे। आई मे बी रॉन्ग, अगर आपको लगे कि इफ आई एम रॉन्ग तो इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ नोट्स के पीछे भागने का, बच्चे लोग अपना माइंड नहीं लगाते। जो लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है राइट और रॉन्ग, वो सोचते नहीं, माइंड नहीं लगाते, नोट्स और उसे लेकर रट्टा मारते रहते हैं।
और परेशान हो जाते हैं, याद नहीं होता। तो देखिए, मैं सारे कई वीडियोज में लॉ सब्जेक्ट है ही नहीं कि जिसका आप रट्टा मार। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में लॉ पढ़ रहे हैं। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लॉ कॉमन सेंस से बड़ा नहीं है। लॉ में अगर थोड़ा सा आप टाइम देंगे और समझेंगे तो आपको कभी जीवन में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और कभी आप भूलेंगे नहीं उन चीजों को। लेकिन जबरदस्ती का नोट चाहिए और रट्टा मारेंगे तो आप रट्टा मारते रहिए, सारी उम्र मारिए। तो आप आज रट्टा आपने मार लिया, कल को आप भूल जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस। तो आप खुद देखिए, मैं ये सेक्शंस आपको समझा रहा हूँ कॉमन सेंस से, और आप देखिए कि इस तरीके से आप समझते हैं तो क्या आप भूलेंगे या हमेशा याद रहेगा। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रुएल्टी अगर कोई भी हस्बैंड या हस्बैंड का रिलेटिव किसी वुमेन को क्रुएल्टी के साथ ट्रीट करता है तो उसकी सजा 3 साल होगी। क्रुएल्टी को डिफाइन नहीं किया गया है एग्जैक्टली, लेकिन क्रुएल्टी का मीनिंग दिया हुआ। क्या मीनिंग है? एनी विलफुल कंडक्ट। मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लूँ लिखने के लिए। आई विश टू, जैसे फुल लेंथ क्लासेज में पढ़ाता हूँ तो उसी तरीके से मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि कुछ लिख के आप लोगों को बताऊं। तो देखिए, जो पहला दिया गया एनी विलफुल कंडक्ट, तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि जो क्रुएल्टी का जो कंडक्ट है इट हैज टू बी विलफुल। तो क्रुएल्टी कंस्टिट्यूट करने के लिए द कंडक्ट हैज टू बी विलफुल। अब क्वेश्चन इज दिस कि ये इंटेंशनल कंडक्ट, विलफुल कंडक्ट, अब विलफुल कंडक्ट वर्सेज इंटेंशनल कंडक्ट। वर्सेज एक और ले लीजिए, डेलिब्रेट कंडक्ट। तो वर्सेज मैलाफाइड कंडक्ट। तो लॉ स्टूडेंट्स को इन सारे चीजों पे सोचने की जरूरत। तो देखिए, कोई भी कंडक्ट विलफुल है तो बहुत ही सही शब्द इस्तेमाल किया गया है। विलफुल है तो इंटेंशनल भी होगा, डेलिब्रेट भी हो सकता, मैलाफाइड भी हो सकता अगर क्रुएल्टी में रिजल्ट करता है। तो डिफिनीशन में फर्स्ट पार्ट कि कंडक्ट जो है विलफुल होना चाहिए, और मैं विलफुल कंडक्ट होना चाहिए तो बाकी जो लिखा है इसको मैं मिटा देता हूं टाइम बिंग के लिए। कंडक्ट हैज टू बी विलफुल। जस्ट तो देखिए, ये सोचने वाली बात है कि एवरी विलफुल कंडक्ट इज नॉट सफिशियंट। किस तरह का विलफुल कंडक्ट होना चाहिए? तो एनी विच इज ऑफ सच ए नेचर। तो विलफुल कंडक्ट का नेचर कैसा है, किस तरह का नेचर है? नेचर जो है, दैट नेचर इज, नेचर उसका क्या है? क्या लिखा हुआ कि लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। तो नेचर किस तरह का? likely to drive women to commit suicide। ये पहला। दूसरा क्या लिखा हुआ? likely to cause, जो willful conduct है, वो जो grave injury और danger, ग्रेव इंजुरी और डेंजर किस चीज से, किस तरह का? तो टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। ये थोड़ा सा इसे मैं ठीक कर दूं।
और हेल्थ, तो हेल्थ कैसा, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। तो कहने का मतलब है कि कंडक्ट ऐसा विलफुल हो, जिस कंडक्ट का नेचर हो कि वो महिला परेशान हो के सुसाइड कर ले। कहने का मतलब कि जो रूटीन में मियाँ बीवी की नोकझोंक होती है, क्या वो भी क्रूएल्टी होगा? नो, वो क्रूएल्टी नहीं होगा। और इस पे कई सारे जजमेंट हैं। डेली टीयर एंड वियर ऑफ मैरिड लाइफ डज नॉट अमाउंट क्रूएल्टी। अब उन जजमेंट को आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, एग्जामिनेशन में लिखेंगे, तो आप देखिए एक चीज माइंड में बिठा के चलिए कि जो केस लॉ होते हैं वो आपके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का बेहतर इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन देते हैं। केस लॉ इन स्टैट्यूटरी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। तो अगर आपने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को अगर अच्छे से समझ लिया और इसको इस तरह से नोट डाउन कर लिया, तो वो आपका बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स होगा, वही आपका बेहतरीन स्टडी मटेरियल है, और वही हर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो आपका रामबाण है। वो हर हालत में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन होगा अगर समझ के आप करेंगे तो सारे कंडक्ट नहीं, मतलब कंडक्ट थोड़ा उस तरह का हो कि या तो वुमेन सुसाइड तक कर ले उससे, या उसको इंजरी, किस तरह की इंजरी हो, ग्रेव इंजरी। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेव इंजरी। तो इंजरी, इट्स नॉट दैट एवरी इंजरी। अब मान लीजिए मियाँ बीवी में कोई झगड़ा हो गया और हस्बैंड ने वाइफ को पुश कर दिया या बालों से खींच दिया, या आज के टाइम में महिलाएं भी, आप मैट्रिमोनियल वायलेंस केसेज ऐसे भी रिपोर्टेड होते हैं जहां पे नॉर्मली तो वुमेन इज नॉट एग्रेसर, लेकिन सम केसेज में वुमेन भी, वो भी एग्रेसर, ऐसी चीजें रिपोर्ट हो रही है। क्योंकि इफ a woman commits cruelty against husband, तो आप एज ए लॉ स्टूडेंट सोचिए कि अगर कोई महिला अपने पति पे जुर्म करती है, कोई अत्याचार करती है, उत्पीड़न करती है, तो क्या इस बारे में हमारे पास कोई कानून है पीनल ऑफेंस के तौर पे आईपीसी में? तो कानून की रिक्वायरमेंट सिर्फ सोसाइटी के हिसाब से होती है। ऐसे महिलाओं द्वारा हस्बैंड पे अत्याचार करना, ऐसी घटनाएं बहुत कम, इक्का दुक्का रेयर केसेज में होती है, लेकिन हस्बैंड्स द्वारा महिलाओं पे अत्याचार इस तरीके का करना ये काफी होती हैं। तो छोटी चीजों के लिए हम कानून नहीं रख सकते। अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो देखा जाएगा उसके लिए, लेकिन फिलहाल सो फार एज क्रूएल्टी का जो मीनिंग दिया हुआ है 498A में, ये दो चीजें कि या तो वुमेन इस नेचर का हो, सीरियस नेचर का हो कि वुमेन लाइकली टू कमिट सुसाइड, या वो इस नेचर का हो कि लाइकली ग्रेव इंजुरी, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ या लाइफ अब इंजुरी। अब कोई किसी वुमेन को उसका हस्बैंड बार बार जलील करता है जिसके कारण वो डिप्रेशन में रहती, ससुराल वाले बात ही नहीं करते, उसे हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ क्रूएल्टी। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ क्रूएल्टी इज हरासमेंट ऑफ द वुमेन इज विथ ए व्यू टू क्वर्सिंग हर। अब ये जो है, ये जो सेकेंड पार्ट है, बी जो एक्सप्लेनेशन है, हियर इट कम्स। मैं थोड़ा सा यहाँ भी स्पेस बना लूं आपको समझाने के लिए। तो harassment of women where such harassment is with a view to coercing her or any person related her to meet any unlawful demand, ये basically financial monetary demand इस तरीके का। तो हरास करना, हरासमेंट
for financial reasons, for financial रीजन्स। तो ये दो चीजें आप याद करेंगे तो आप पूरा का पूरा जो सेक्शन एज इट इज आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये समझ के लिखेंगे, इनको एक दो बार पढ़ेंगे, कॉमन सेंस यहाँ पे लगाएंगे तो ये कभी भूलेंगे ही नहीं, और ये बेहतरीन लाइफ लॉन्ग आपके मेमोरी में होगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी, चूंकि यूट्यूब पे एक फैशन है, अगर वीडियो लंबी होती है तो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो हम लोगों को भी उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हरासमेंट फाइनेंशियल रीजंस, तो इसे क्रूएल्टी कहा जाता है, और इसका कुछ हिस्ट्री है कि 1983 में अमेंडमेंट किया गया, डॉरी से रिलेटेड वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और तमाम सारे न्यूज में आने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्यू डायमेंशन क्रूएल्टी का देता है, एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन शोभा रानी के केस में। और न्यू डायमेंशन कैसे, एक तो हरासमेंट फॉर फाइनेंशियल रीजन हो गया और एक जनरल हरासमेंट। जो अगला केस है इससे रिलेटेड, इंद्रराज वर्सेस सुनीता, और हस्बैंड ने कंटिन्यूअसली हेल्ड आउट थ्रेट्स ऑफ टेकिंग अवे द सन एंड हरासिंग द वाइफ टू मीट डॉरी डिमांड्स टू द एक्सटेंट कंपेलिंग वाइफ पेरेंट प्रॉपर्टी बेचने को मजबूर कर दिया। तो स्वाभाविक है कि 498A होगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं इन केसेज को भी थोड़ा सा हाइलाइटर से हाईलाइट करता चलो। ये जो अगला केस है अरुण व्यास का, और ये अनीता व्यास का, इसको आप हमेशा अगर एग्जाम दे रहे हैं तो क्रूएल्टी को कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया। कंटिन्यूइंग ऑफेंस मतलब एवरी क्रूएल एक्ट इज ए सेपरेट ऑफेंस। तो एक सीरीज ऑफ एक्ट है, तो क्या एक ही चार्ज फ्रेम होगा या डिफरेंट चार्जेस फ्रेम होंगे, ये सारी चीजें हम लोग CRPC में पढ़ते हैं। मैं आपको जरूर एश्योर करना चाहता हूँ कि अभी तो हम लोगों का IPC सीरीज चल रहा, मेरा इरादा है कि मैं हर सब्जेक्ट का YouTube पर वीडियोज बनाकर अपलोड कर दूं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ताकि आपको जिस किसी सब्जेक्ट की जरूरत हो उस सब्जेक्ट के सीरीज के प्लेलिस्ट को देखकर आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आने वाले समय में, जैसे अभी IPC का थोड़े दिन में उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्स्टी का, एडमिन लॉ का, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आपका TPA, स्पेसिफिक रिलीफ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं, CRPC, एविडेंस, आर्बिट्रेशन, सभी सब्जेक्ट का मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे लोगों के लिए कुछ करूँ। एंड दिस इज, मैं ईश्वर करे मैं कामयाब हो पाऊँ, सभी सब्जेक्ट का वीडियोज बना दूँ, तो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को उसका फायदा होगा। तो इसमें अरुण व्यास वर्सेस अनीता व्यास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूएल्टी जो है दिस इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये पूछा भी जाता है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस है या नहीं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगला केस है इंद्रराज मल्लिक वर्सेस सुनीता मल्लिक का। इस केस में जो आज का क्वेश्चन है ये इसी केस से है। 498A इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सेक्शन 4 ऑफ डॉरी एक्ट, मतलब 498A अलग है और डॉरी एक्ट का अलग है। और कोर्ट ने कहा कि इन द लेटर मियर डिमांड ऑफ डॉरी, मतलब डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में मियर डिमांड ऑफ डॉरी इज पनिशेबल और एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ क्रुएल्टी इज नॉट नेसेसरी। 498A deals with aggravated form of offense. A person can be prosecuted in respect of both the offenses punishable under section 4 of Dowry Prohibition Act and section 498A IPC। इसको हाईलाइट कर दो। जो क्वेश्चन है आज का जो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बेस्ड है इंद्रराज मल्लिक वर्सेस सुनीता मल्लिक के केस पे। और ये देखिए, 1 मिनट के लिए हम लोग चलते हैं। जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है, ये डबल जेओपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो
सेम ऑफेंस की बात की जा रही है। इसमें अगर आपको समझना है तो सिर्फ एक ही वर्ड आपको नोट करना है, दैट इज सेम ऑफेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सेक्शन 4 में डिमांडिंग डॉरी, जो क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या है कि अंडर सेक्शन 4 और 498 ए आईपीसी, तो सेक्शन 4 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है दैट इज सिंपली mere डिमांड ऑफ डॉरी इज एन ऑफेंस, और 498 ए cruelty may be committed with respect of demand of dowry, and within the meaning of explanation A, 498A में दो तरह की क्रुएल्टी है, एक डॉरी रिलेटेड क्रुएल्टी और एक ऐसी क्रुएल्टी जो डॉरी से रिलेटेड नहीं है। तो इसी कारण से ए और बी दो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं कि कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट जिसका नेचर इस तरीके का है कि which can drive women to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical। तो और ये तो जो फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें डॉरी का एंगल नहीं है, लेकिन पार्ट जो बी है, ये डिफिनीशन क्लॉज का जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इसमें देयर में भी एन एलिमेंट ऑफ डॉरी। तो देखिए व्हाट इज प्रोहिबिटेड बाय आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की सेम ऑफेंस। अब भाई सेक्शन 4 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और 498 है, दोनों दो डिफरेंट चीजें। जहां तक बात है सेक्शन 300 सीआरपीसी, पर्सन वंस कन्विक्टेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, यहाँ भी सेम ऑफेंस की बात करता है। मैं यहाँ पे सेक्शन 300 सीआरपीसी को नहीं कर रहा और न ही ये डबल जियो पार्टी आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को कर रहा। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी अलग से पूरा सीरीज बनाऊंगा, सीआरपीसी के लिए बनाऊंगा, बस दुआ कीजिए ये मिशन कामयाब हो। मेरा इरादा है कि किसी भी फ्रेश लॉ स्टूडेंट्स को लॉ के स्टडी के लिए कहीं भी परेशान ना होना पड़े। आप वीडियोज को देखिए, अपनी किताबें खोलिए और अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी कीजिए, आंसर बेहतरीन से बेहतरीन लिखिए। कोई डाउट है तो हम तो हैं ही आपके लिए। तो व्हाट इज कंक्लूडेड दैट बोथ आर different offenses and both can be prosecuted simultaneously, और यही आज का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर यस। और ये पूछा गया कि मीनिंग ऑफ क्रुएल्टी, तो आपसे मेंस के आंसर में मीनिंग ऑफ क्रुएल्टी पूछा गया तो आप लिखें कि 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया, जब ऑफेंसेज बढ़ने लगे, जब ऐसे होने लगे वैसे होने लगे। तो डेट वुड जो है आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन योर आंसर इज नॉट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन आस्किंग टू योर एग्जाम। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने क्वेश्चंस को एक दो बार जरूर पढ़ें। अगर मेंस में आप आंसरिंग कर रहे हैं तो आपको केवल मीनिंग ऑफ क्रुएल्टी पूछा जा रहा है तो आप लिखिए कि द मीनिंग ऑफ क्रुएल्टी हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 498A बाय प्रोवाइडिंग टू एक्सप्लेनेशंस। वन इज एक्सप्लेनेशन ए व्हिच सेज, तो अब यहाँ से कर दीजिए, एंड नाउ एक्सप्लेनेशन बी से इस तरह से कर दीजिए, कुछ केस लॉ साइट कर दीजिए, हो गया आपका बेहतरीन आंसर, स्पेसिफिक टू द पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे अर्नेश कुमार वाले जजमेंट की। तो अर्नेश कुमार वाली जजमेंट यहाँ मैं हाईलाइट कर दूं, इसके कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं आपके लिए। इस केस में एपेक्स कोर्ट ने कहा कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं टू इंस्ट्रक्ट इट्स पुलिस ऑफिसर नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट विदाउट वारंट व्हेन ए केस अंडर सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी इज रजिस्टर्ड। देखिए ये जो एक आम धारणा बन गई है और अधिकतर लोगों की कि एफआईआर मींस नेसेसरी अरेस्ट, ऐसा नहीं है। सेक्शन 41 सीआरपीसी मैं जब सीआरपीसी उस समय चर्चा करूंगा, एफआईआर नेवर मींस नेसेसरी अरेस्ट।
अगर FIR झूठी है, अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते सेक्शन 41 के मुताबिक, इफ अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी अदरवाइज सेक्शन 41 CRPC के मुताबिक, तो चूंकि 498A के केसेज में क्या होने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि डॉरी हरासमेंट से संबंधित बहुत सारे मामले जो है बढ़ा चढ़ा के एक्सेजरेटेड फॉर्म और कुछ फॉल्स केसेज भी, मियाँ बीवी का आपसे डिस्प्यूट हुआ, चलो भैया 498A करो, तो सुप्रीम कोर्ट टुक नोट ऑफ दीज हैपनिंग्स और गाइडलाइंस इशू किया गया। और बहुत ही हिस्टोरिक लीडिंग केस है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया अपने पुलिस अफसर्स को बताएं कि 498A के केस में अरेस्ट जो है, अरेस्ट अगर कर रहे हैं तो सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट arising from section 41 CRPC। दूसरा कहा गया कि ऑल पुलिस अफसर बी प्रोवाइडेड चेक लिस्ट उनको दिया जाए 41 क्लॉज 1B क्लॉज 2 के अंतर्गत कि अरेस्ट जरूरी है या नहीं। तीसरा कि पुलिस अफसर सेल्फ फॉरवर्ड चेक लिस्ट, ये मजिस्ट्रेट वगैरह को फॉरवर्ड करेंगे, मजिस्ट्रेट भी अपने को सेटिस्फाई करेगा कि डिटेंशन जरूरी है या नहीं। पांचवा गाइडलाइन डिसीजन नॉट टू अरेस्ट एन अक्यूज, वो भी उसका रीजनिंग देना पड़ेगा। Where such person at any time fails to comply, अगर नोटिस देके उसको बुलाया गया और एक्यूज को नहीं आता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये सारे आप चीजें वीडियो को पॉज कर आप नोट कर सकते हैं। और अवनीश कुमार का जजमेंट जो है, अब ऐसे भी इंस्टांसेज हुए हैं कि डॉरी के जो मुकदमे बढ़ा चढ़ा के मुकदमे, उनमें लोग जेल भी गए हैं और मैट्रिमोनियल रिलेशंस खराब से खराब होते गए। तो देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हम सबों की जिम्मेवारी बनती है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इफ पॉसिबल तो उनको रिस्टोर किया जाए, इन्हें टूटने से बचाया जाए। और मैन बाय नेचर अगर ग्रीवेंस है तो आपको अगर मेरे से शिकायत है तो आप मेरे लिए यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ऐसा कुछ नेचर होते जा रहा है आजकल। तो लॉ हैज टू टेक नोट ऑफ द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। खैर एनीवे, मैं लगता है टाइम काफी ज्यादा हो गया आज के वीडियो में। यूट्यूब पे हम लोगों की थोड़ी लिमिटेशंस हैं और ये लिमिटेशंस वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना पड़ता है। मेरा भी बहुत दिल करता है कि आप लोगों के साथ लीगल इश्यूज पे कुछ चर्चाएं करूं, कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं, कुछ चीजें आप लोगों को बता सकूं जो आपके काम है। तो खैर एनीवे, मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी भी नहीं हो सकती, ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो आज का टॉपिक इसी के साथ यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर लॉ स्टूडेंट्स अपनी तैयारी इन वीडियोज को देखकर अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। और सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोगों का पूरा समय सुबह से शाम तक एक वीडियो शूट करने में, थंबनेल एडिटिंग वगैरह इन सारे चीज़ों में जाता है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं कि देखो देखो सब्सक्राइबर बढ़ गया, देखो देखो व्यू बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, नेचुरल, मैं आर्टिफिशियल नहीं हूँ। आई बिलीव इनटू सिंप्लिसिटी। ये होता है, नया चैनल है तो व्यू बढ़ेगा तो खुशी तो होगी ही होगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो खुशी तो होगी ही होगी। नेचुरल है। मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विथ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।